पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी संवाद सेतु कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पाठकों से रूबरू हो रहे हैं। इसमें जिले के विकास की रूपरेखा तय करने के साथ ही स्थानीय समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की जा रही है। भागीदारी अपनी निभाई और अंजाम दिया तो संभव नहीं था। पिछले संवाद सेतु में भी मुझे दो चार ऐसी बड़े सुझाव थे लोगों के, और वो बहुत महत्वपूर्ण भी थे। और उन्होंने कहा ये प्राथमिकता के सुझाव हैं और किसी तरह पत्रिका कोई अभियान चलाए और इनका निराकरण करे। और उसमें सबसे जो बड़ा सुझाव था वो था ताप्ती के ऊपर बैराज के निर्माण का। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था कि ताप्ती के ऊपर उस बैराज का निर्माण हो गया। तब ये तो प्रमाणित है कि पत्रिका के बैतूल में आने का कोई अर्थ है। पत्रिका बैतूल के नागरिकों की आवाज बन पाया है। ये सही है कि आज भी पानी की किल्लत उतनी की उतनी है शहर में, जबकि ये बैतूल ये जो ताप्ती का बैराज बना इसलिए था कि पीने की पानी की कमी को दूर कर देंगे, हुआ नहीं। अभी ये कसर है और इस पर भी शायद सामूहिक तरीके से ही कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि खबर छपने से कार्रवाई हो जाएगी तो अब वो समय नहीं रहा। अब कान भी लोगों ने बंद कर लिए, आंखें भी बंद होने लगी है। इसलिए थोड़े से हमारे को अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूपों को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान मैंने कुछ खबरें पढ़ रहा था। आपके जो बराबर के जिले हैं हरदा जैसे, यहाँ भी इसी तरह की कुछ दिक्कतें थी। हम उनको भी समझे और देखें कि क्या वो दिक्कतें हमारे यहाँ भी आई या नहीं आई। हरदा में तो किसानों ने कुछ बहुत लंबा अभियान चलाया था पानी में खड़े रह करके, क्या उनको जो बांध बने उनकी डूब में आए हुए गांव आज तक लोगों को विस्थापित नहीं कर पाया सरकार। इसको समझना तो पड़ेगा। क्या ये ताप्ती का भी बैराज को हमको वैसे ही देखना चाहिए, या जहां भी प्रदेश में बड़े बांध बने हैं, जहां भी अब वो नए आधुनिक ढंग से नहरी सिंचाई योजनाएं बन गई हैं, इनका पुनर्मूल्यांकन करने की भी जरूरत है। सरकारें दावा कर रही हैं इतने लाख हेक्टेयर में हमने हरित क्रांति का काम कर लिया नहरों की सिंचाई से। कोई सरकार ये नहीं कहती कि कितने गांव विस्थापित हुए इस बांध के बनने से। कोई सरकार ये नहीं कहती कि बैराज के दरवाजे बंद करने से उसके आगे के कितने गांव उजड़ गए, कितने कुएं सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, पशुधन वहां से चला गया। कोई सरकार ये नहीं कहती कि जो नहरी सिंचाई योजना के नए पट्टे कटे उनमें पुराने किसान कितने थे, और ये नए अफसर और नए नेताओं की भर्तियों उनके नाम से ये पट्टे कट के ये जमीनें उनको कैसे मिली। जिनके गांव उजड़े, जिनकी वो तो आज भी विस्थापित है और अपनी जमीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश को इस दृष्टि से देखेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि अभी तक इन विकास के नाम पर बने हुए बांधों से कितने लाख लोग अब तक बेघर हैं, कितने गांव आज तक उजड़े हुए हैं और कितनी खेती वहां से आगे की उजड़ चुकी है। फिर हमको तय करना पड़ेगा कि हमने इस विकास के संघर्ष में क्या खोया, क्या पाया।
हमें खाली एक पक्ष देख करके नाचने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम रोज देख रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं कि हमारे अनाज की पैदावार इतनी बढ़ गई है, गेहूं इतना लाख टन होने लग गया है, और मध्य प्रदेश में तो इतना है कि हर साल 50,000 टन सड़ रहा है क्योंकि भंडारण की जगह नहीं है। कितना बड़ा विकास हम उन आंकड़ों के ऊपर देख करके उछल रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि उन्हीं आंकड़ों में, उसी विकास में, उसी गेहूं और चावल के अंदर हम लोगों के लिए विष छुपा हुआ है, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो शब्द अपन घुटनों पे चलने खड़ी रह जाने वाली है, चलना भूल जाएंगी। पर कोई सरकार इस बात को स्वीकार करती है क्या? इसको भी हमें साथ में समझना है। और ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो यूथ मेरे सामने यहाँ है, उसका भविष्य विकास के पीछे छुपे हुए इन तथ्यों पर टिका है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन भोगना पड़ेगा। शुरू हो गया है भोगना भी। हम खाली बेरोजगारी को नहीं भोग रहे, हम केवल कोरोना को नहीं भोग रहे। आप इस कोरोना को यही समझ लो, इसी बात में समझ लो कि आज मान लीजिए आपने पूरा जोर लगा लिया, खूब वैक्सीन लगा लिए, खूब दवाइयां खाई और कोरोना से लड़ लिए, जीत गए, तब क्या आपके पास ये गारंटी है कि उसके बाद दोबारा कोई महामारी नहीं आएगी? अगर आप ये बात नहीं समझते तो आज राजस्थान आ जाइए, यहां आपको दिखाया जाएगा कि रोज एक ट्रेन आती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, और वो उन गांवों से लोगों को लेके आ रही है जहां खेती के अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर विकास के नाम पर भरपूर डाला जा रहा है और पिछले दशकों से डाला जा रहा है। अब वो शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहे। 10 साल बाद आपकी इस पूरी बेल्ट की यही हालत होने वाली है। हमें अभी भी विकास को एक संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए, वरना एक कोरोना गया तो आपके ये सारे जो कीटनाशक शरीर में जा रहे हैं, सब्जियों में जा रहे हैं, फलों में जा रहे हैं, जो कुछ आप खा रहे हो, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगे, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को कम करेंगे। तो कोरोना गया, दूसरा आ जाएगा, उसका नाम कोई दूसरा रोना होगा, वो जाएगा, तीसरा आएगा, पर हमें उम्र भर इनसे ही लड़ते लड़ते जीना पड़ेगा। तब मेरे जीवन में सुख रहेगा या नहीं रहेगा, या मैं इन विकास के आंकड़ों के अंदर भ्रमित रह करके जीवन काट सकता हूं? नहीं काट पाऊंगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जिस तरह का दोहन प्रभावशाली लोग कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, माफिया कर रहा है, उसका भी हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, और वो इंतजाम केवल युवा शक्ति के पास हो सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। अवैध खनन रुकना है तो युवा शक्ति रोक सकती है, अतिक्रमण युवा शक्ति रोक सकती है, जलों का दोहन, जहां भी किसी भी प्राकृतिक संसाधन के दोहन की बात है, कोयले से लेकर हीरे तक, ये सारा का सारा नियंत्रण केवल युवा शक्ति कर सकती है। आप अपने आप को बेरोजगार न माने। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप समझिए पूरा प्रदेश गरीब है। कोई भी पेड़ पीले पत्तों को लेकर के हंसमुख नहीं हो सकता, हरियाली का दावा नहीं कर सकता। हर पत्ते को हरा होना पड़ेगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ हरियाली है। इसलिए हमें थोड़ा और गंभीर भी होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदुस्तान, हमें कोई किसी से बाहर नहीं है, हम सब एक ही